नमस्कार दोस्तों, चलिए क्लास 9 का मॉडल पेपर सेट नंबर जो 1 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये आपका सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो साइंस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग साइंस के क्लास 9 के मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 यानी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, ठीक है, डेट की घोषणा की जा चुकी है, इसीलिए आपके पास टाइम बहुत कम है। इसीलिए हम लोग जितने भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा और क्लास 9 वाले पोर्शन में जाइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग साइंस के 40 क्वेश्चन है आपके पास, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से हम लोग देखेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग मैथ का जो भी और प्रीवियस ईयर का सेट होगा और साइंस का उसको भी सॉल्व करेंगे। इसीलिए आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और पहली बार चैनल पे आए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप 9 में हैं और आगे आपको अब 10 में पढ़ना है तो 10 का जितना भी क्वेश्चन है मैथ का सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी चैनल पे हम लोग देखेंगे। इसीलिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है निम्न में किन राशि का ऐसा ही मात्रक समान होता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन में लिखा है चाल और वेग। तो आपको पता होगा चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसी को लिखने का एक और टेक्निक है, ms का पावर -1 दे सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो ऐसा ही मात्रक है या तो आप मीटर पर सेकंड लिखिए या आप ms का पावर -1 लिखिए, एक ही बात होता है। तो ये चाल और वेग, जो चाल और वेग दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। इन दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसीलिए हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाल और वेग। इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है ना। निश्चित दिशा का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए पर है भी और कुछ दूरी तय करके ये चल गया ए डेस तक, है ना। तो ये एक निश्चित दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में, मतलब एक डायरेक्शन इसका फिक्स है। ठीक है, यहाँ टाइम का कोई बात नहीं बोला गया है, केवल बोला गया निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, क्योंकि वस्तु एक स्थान से घसक के दूसरे स्थान पर चला गया। जब एक स्थान से घसक के दूसरे स्थान पर चला जाए तो उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वेग का एसआई मात्रक। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है स्वचालित वाहन। स्वचालित वाहन का मतलब कोई कार, ट्रक, बस, कोई भी वाहन हो, ठीक है, उसमें एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, ये दूरी का बात कर रहा है, तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र का नाम आपसे पूछा है, तो इस यंत्र को हम लोग ओडोमीटर के नाम से जानते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओडोमीटर। ठीक है, बाकी यहाँ 2 और बी और सी में नाम दिया है तो इनका भी हम लोग समझ लेते हैं क्या उपयोग है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में लिखा हुआ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, आप देखिएगा आपके बाइक में या कार में एक लगा होगा जो आपको कांटा जैसा होगा, जो आपको क्या बताएगा, स्पीड बताएगा, है ना। तो इसी मीटर को स्पीडोमीटर कहते हैं, जो वाहन कितना तेजी से चल रहा है उसका स्पीड को बताता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर आपका जो होता है वो टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है, क्या मापता है, टेम्परेचर यानी ताप मापता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का हो गया, जिसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, है ना, और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। अब सबसे पहले आपको संवेग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा संवेग यानी पी बराबर क्या होता है, यानी संवेग बराबर होता है एम वी। ठीक है, तो एम वी इसका फॉर्मूला हुआ। अब बोला है ना कि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द्रव्यमान को क्या कर दे रहा है, ये 2 गुना। तो m को हम कर देंगे 2 गुना यानी 2m। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद लिखा है वेग, यानी v को हम लोग वेग बोलते हैं, वेग को आधा कर दिया जाए। यानी आपके पास जो v है इसको बटा 2 कर दे, आधा का मतलब बटा 2। ठीक है, तो बोला है पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। अब संवेग क्या होगा, पहले संवेग m भी था, अब इसको जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो m भी, यानी बचा अब भी आपका क्या बचा, m भी। यानी पहले भी कितना था, m भी, और अब भी कितना आया संवेग, m भी। ठीक है, यानी पहले जो था वही रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, देखिए वही रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 था इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वही रहेगा। क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे लिखा हुआ है यदि क्वेश्चन नंबर 6 यदि 2 वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg
और 34 kg हो तो क्या बोला है, ए का जो मास है यानी द्रव्यमान, ठीक है, वो 6 kg है और बी का जो मास यानी द्रव्यमान है वो 34 kg है, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में से आपको भारी कौन सा लगेगा, 6 kg वाला भारी लगेगा या 34 kg वाला ज़्यादा भारी लगेगा। तो ज़्यादा वजन किसका होगा, 34 kg का। 6 kg से ज़्यादा कौन होता है, 34 kg, ठीक है। तो इसको उठाने में या इस वस्तु को घसकाने में ज़्यादा ताकत लगेगा, यानी जो भारी है। तो जो भारी होता है ना उसका जड़त्व अधिक होता है, यानी हम लोग का जो आपका दिया हुआ बी नंबर, वो बी का जड़त्व अधिक है किससे, ए से। तो अब प्रत्यय स्टेटमेंट को क्या बोला है, ठीक है। जड़त्व क्या है, जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का जो भार है ना वो उसका जड़त्व कहलाता है, ठीक। तो ऑप्शन ए में लिखा है ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक है, नहीं, ए का मान बी से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है, हाँ, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से इसीलिए अधिक है क्योंकि बी का जो मान है वो बड़ा है ए के मान से। तो हम लोग का ऑप्शन बी तो सही हो जाएगा, आपको चुनना था, बाकी भी आप पढ़िएगा तो सही नहीं होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन सी को। ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर है क्या, नहीं, बराबर तो नहीं, 6 और 34 कैसे बराबर हो सकता है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में लिखा ए तथा बी का जड़त्व शून्य, जड़त्व शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है, तो डी भी नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। समझ में आ गया पूरी अच्छी तरह से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें लिखा हुआ है न्यूटन गति के किस नियम को, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आपको पता होगा न्यूटन के टोटल कितने गति के नियम है, 3 गति के नियम से, ठीक है। न्यूटन ने टोटल 3 गति के नियम दिए हैं, उनमें से जो न्यूटन का जो फर्स्ट वाला गति का नियम है उसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। तो आपको याद रखना है न्यूटन के गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो होता है वो संवेग के सिद्धांत पे काम करता है, यानी संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, संवेग के संरक्षण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 9 नंबर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है और आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। यहाँ गुरुत्वाकर्षण यानी जी का वैल्यू आपको लेने बोला है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो 60 kg द्रव्यमान का कोई मनुष्य है ना, ये कहाँ है मनुष्य, अभी धरती पर होगा मनुष्य, ठीक है, मनुष्य धरती पर होता है। तो हम लोग kg को पहले न्यूटन में बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग भार निकालते हैं धरती पर कोई मनुष्य का, तो पहले आपको मनुष्य का भार 60 kg में दिया है ना, तो इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे क्योंकि 10 का मान दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब गुना करेंगे तो आएगा कितना, आएगा 600 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है ना, इसी को हम लोग n बोलते हैं, न्यूटन ही, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन से पहले बल का ऐसा ही मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ करता था, ठीक है। तो हम लोग का 600 न्यूटन जो वेट है वो कहाँ है, ये धरती पर है। तो हम लोग जब चंद्रमा पर जाएंगे ना, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु का वेट, भार जो धरती पे होगा उसका 1/6 गुना चंद्रमा पे होगा। यानी आपको जो भी धरती पे वेट निकलेगा इसको 1/6 से गुना कर देना है, ठीक है। तो वो चंद्रमा का निकल जाएगा। तो 6 से 600 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 100, यानी हम लोग का आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक, तो 100 न्यूटन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 न्यूटन चंद्रमा पर भार होगा उस व्यक्ति का। बात समझ में आ गया। इसी तरह आपको सॉल्व करना है और आपको याद रखना है कि धरती पर मान लीजिए किसी का वेट अगर W है तो चंद्रमा पर इसका वेट 1/6 से गुना करना है, यानी W/6 हो जाएगा, ठीक है। W का जगह में कोई वजन दिया रहेगा, आपको ये याद रखना है। चलिए तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें भी देखिए थोड़ा कैलकुलेशन होगा, इसका भी लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि दो वस्तु के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, बल का मतलब फोर्स, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग फॉर्मूला को यहाँ पर देखिए लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बल यानी F बराबर, गुरुत्वाकर्षण का बात बोला है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G और कैपिटल M स्मॉल m/r²
स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी है, और m1 m2 क्या है, वस्तुओं का भार है, वजन है ना। एक वस्तु छोटा एक वस्तु बड़ा होगा, इसलिए बड़ा वस्तु को m, छोटा वस्तु को स्मॉल m माना गया है, ठीक है। और g जो है वो हम लोग का इसका एक वैल्यू होता है। और r दूर ही क्या है, बीच की दूरी। अब बोला है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। यहाँ देना है आपको, ध्यान, क्या कर दिया जाए, आधा, मतलब r को आधा कर देंगे। तो देखिए बराबर, तो जी तो कोई चेंज नहीं है, कैपिटल M में भी कोई बदलाव नहीं है, स्मॉल m में भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन r को आधा करेंगे तो r/2 हो जाएगा। आधा करने का मतलब r/2। इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर दोनों का होगा, तो दोनों का मतलब किसका, r का और 2 का, ठीक। तो r का स्क्वायर क्या हो गया, r स्क्वायर ही रहा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या बन गया, 4। 4 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो देखिए इधर लिखते हैं g कैपिटल M स्मॉल m बटा क्या आया, r। लेकिन देखिए 4 जब ऊपर जाएगा तो हम लोग का 4 आ जाएगा, यहाँ गुना में क्या आ जाएगा, 4। अब देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये किसके बराबर था, इसके बराबर था, है ना। यानी f बराबर ये था, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना। आपको 4 से गुना दिख रहा होगा, तो हम लोग का जो f है वो क्या हो गया, 4 गुना हो गया। इसीलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। 4 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। तो देखिए पहला ऑप्शन में ठोस दिया है, तो ठोस से भी ध्वनि गमन करेगा। दूसरा ऑप्शन में दिया है तरल, इससे भी ध्वनि गमन करेगा। और तीसरा में गैस, इससे भी गमन करेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये सभी से क्या करेगा, गमन करेगा, यानी आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक, सभी से गमन करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है ना। देखिए ध्वनि तरंगे जो होती है ना, ये एक तरह का अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। ये हो गया अनुदैर्घ्य तरंग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है मानव श्रवण परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। ऊपरी आवृत्ति सीमा क्या है, देखिए आपको समझना है कि मानव का जो श्रवण शक्ति होता है सुनने का, वो होता है 20 हर्ट्ज, HZ का माने हर्ट्ज, से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। तो ऊपरी सीमा कितना हो गया, 20,000 हर्ट्ज। कितना हो गया, 20,000 हर्ट्ज। अब देखिए आपको ऑप्शन में 20,000 हर्ट्ज लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज को अगर किलो हर्ट्ज में बदलना हो तो 1,000 से भागा कर देते हैं। जब 1,000 से भागा करेंगे तो आएगा 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। तो आपको 20,000 हर्ट्ज अगर ना मिले तो आपको 20 किलो हर्ट्ज जरूर मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ऊपरी सीमा पूछेगा तब, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। वो क्वेश्चन में पूछ सकता है परास, जब परास पूछेगा तो आपको पूरा लिखना है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के तक होता है, ठीक है। निम्न सीमा पूछेगा तो 20 हर्ट्ज लिखना है, ऊपरी सीमा पूछेगा तो 20,000 हर्ट्ज लिखना है या 20 kg हर्ट्ज लिखना है, ठीक है। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। स्वतः का मतलब अपने आप मिल जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विसरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, विसरण। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक डिग्री में होता है 0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ गलेगा, ठीक है, या 273.16 केल्विन पर बर्फ गलेगा। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो देखिए 0 डिग्री तो कोई ऑप्शन में मिला नहीं आपको, तो 273.16 केल्विन आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको 273.16 केल्विन के स्थान पर लिखा हुआ लगभग में आपको मिल जाएगा 273, ठीक है। अगर 273.16 केल्विन ना हो और ऑप्शन में 273 केल्विन हो तो हम लोग इसी को टिक लगा के आएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब होता है कोई भी चीज़ को प्रेशर देके दबाना, कोई भी चीज़ को प्रेशर करके क्या करना, दबाना एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग गैस को ही दबा सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी को दबाया जा सकता है, प्रेस किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है निम्नलिखित में कौन यौगिक का उदाहरण है। तो जो पानी होता है ना, जल, उसका सूत्र होता है H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये यौगिक है एक तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जल। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है पीतल किस किस धातु का मिश्रण है। तो पीतल जो है वो दो धातुओं के मिश्रण से बनता है। एक तो होता है आपका जस्ता, क्या होता है? जस्ता। इसी जस्ता को हम लोग जिंक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जिंक के नाम से, ठीक है। इसी जस्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं, जस्ता या जिंक, ठीक है। जस्ता या जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। क्या होता है? Zn। और एक धातु होता है जो मिलता है इस पर, वो होता है कॉपर। क्या कहलाता है? कॉपर। अब देखिए जो कॉपर है ना, इसी को हम लोग तांबा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तांबा के नाम से, ठीक है। इसी को हम लोग तांबा के नाम से जानते हैं। और कॉपर या तांबा एक ही बात है, और इसका सिंबल होता है Cu। क्या होता है? Cu। तो बताइए Zn और Cu आपको सिंबल के रूप में दिख रहा होगा, वो ऑप्शन नंबर ए में Zn और Cu, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा Zn और Cu। आपको हो सकता है कि आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाए जिंक और कॉपर, ऐसा भी हो सकता है सिंबल ना देके पूछे, इसीलिए आपको नाम के साथ साथ सिंबल भी याद रखना है। और नाम में भी जस्ता और जिंक दोनों याद रखना है, कॉपर और तांबा भी दोनों याद रखना है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो पीतल वाला हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? देखिए, ऐसा परिवर्तन जो एक पदार्थ से कुछ नया पदार्थ बने, ठीक है, उससे हम लोग रासायनिक परिवर्तन करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, अगर आप कोयला को जलाएंगे तो कोयला जलने के बाद क्या बन जाएगा? छाई या राख बन जाएगा। राख से वापस कोयला फिर नहीं बनेगा, तो उस तरह के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी को आप जलाएंगे तो लकड़ी से राख बन जाएगा, है ना, फिर राख से वापस लकड़ी भी नहीं बनेगा, वो रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। लेकिन अगर बोल दिया जाए रासायनिक परिवर्तन के अलावा आपका भौतिक परिवर्तन, तो देखिए बर्फ और जल। जैसे कि बर्फ को अगर आप पिघला दे तो पानी बन जाएगा, और पानी को जमा दे तो बर्फ बन जाएगा, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, क्वेश्चन नंबर 19 का, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्योंकि भोजन का पचना, भोजन एक बार पच जाएगा ना तो वापस भोजन फिर वो नहीं बन सकता है ना, क्योंकि भोजन पचने के बाद हम लोग का कुछ एक नया पदार्थ बनता है। इसीलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन का पचना। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Na2O, Na2O, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है। तो देखिए आपको जल का मोल बोला है, यानी किसका बोला है? H2O का। अब H2O का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? द्रव्यमान अगर निकालेंगे इसका, तो द्रव्यमान क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान आप बोल सकते हैं, या मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं। तो इसका निकालने का देखिए क्या है, एक हम लोग का फॉर्मूला होता है। जैसे H 2 गो है तो पहले 2 लिखे। अब H का परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, तो आपको द्रव्यमान संख्या लिखना है 1, ठीक। उसके बाद O है तो आपको बीच में प्लस देना है। अब O का परमाणु संख्या 8 होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या 16 होता है, तो आपको द्रव्यमान संख्या लिखना है कितना? 16, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 जोड़ 16 बराबर कितना आ जाएगा? 18। ये हो गया हम लोग का 18, ये हमेशा यू में निकलता है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान संख्या निकल गया आपका, है ना, किसका? पानी का। और पानी का ही आपको पूछा था, जल का, तो इसका हम लोग का क्या निकालना है? मोल, कितना मोल मौजूद रहता है ना। तो देखिए मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका 36 ग्राम दिया है, बटा में आप H2O का कितना निकालें? 18। अब इसको हम लोग काटेंगे, 18 दूनी 36, आया कितना? 2, यानी सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक? आप इस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है, वही हम लोग जैसे अभी H2O का निकाले थे, बस इसका केवल मोलर द्रव्यमान निकालना। तो देखिए C2H2 लिखा है। अब बताइए C कितना है? 2 लिखना है। C का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है, तो द्रव्यमान संख्या इसका 12 होता है, तो द्रव्यमान संख्या लिखना है 12, प्लस H कितना है? 2, और H का द्रव्यमान संख्या होता है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर में कितना आ जाएगा? 26, यानी हम लोग का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जे टॉमसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 24, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? ठीक है, आपको परमाणु संख्या पूछा है तो याद रखना है आपको कि परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या हमेशा बराबर होता है, ठीक है। परमाणु
संख्या बराबर होता है किसके संख्या के, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो परमाणु संख्या भी कितना हो जाएगा 11, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा किसी तत्व के समान समस्थानिकों में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। बोलता है कौन कौन इसमें से परमाणु जो है वो समान नहीं होंगे। क्या समान नहीं होते, किसमें, समस्थानिक में। तो सबसे पहले हम लोग समस्थानिक को समझते हैं। देखिए समस्थानिक में क्या होता है ना, परमाणु संख्या तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1, ठीक है, और इसका समस्थानिक लिख रहे हैं, और अभी द्रव्यमान संख्या भी 1, कोमा, इसके बाद इसका 3 समस्थानिक होते हैं। परमाणु संख्या 1 होता है हाइड्रोजन का, लेकिन द्रव्यमान संख्या 2, कोमा, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान संख्या 3। अब यहाँ पर ही 3 केस बना आपका द्रव्यमान संख्या जब बदल गया, परमाणु संख्या तो सेम है 1 1 1, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो केस है ना, ये जो 1 लिखा है आपको ऊपर में, इसमें न्यूट्रॉन 1 भी नहीं है, न्यूट्रॉन कितना है 0, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया, न्यूट्रॉन माने n 0। अब इसमें देखिए आपका 2 लिखा हुआ है ना, ये द्रव्यमान संख्या, इसका मतलब 1 परमाणु संख्या और 1 न्यूट्रॉन की संख्या, यानी इसमें n का मान कितना आएगा 1। अब देखिए यहाँ 3 लिखा है द्रव्यमान संख्या, तो इसमें n का मान, इसका मतलब 2 आया है, क्योंकि परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का द्रव्यमान संख्या बनता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन 2 है, तो प्रत्येक बार न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग आ रहा है, एक आ रहा है 0, एक बार 1, एक बार 2, ठीक है। तो समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान नहीं होता है ना। तो आपसे पूछा है समान नहीं होंगे, तो समान नहीं होंगे किसके, न्यूट्रॉन की, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 को। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव क्या होता है, प्लाज्मोडियम, तो वो दिया नहीं है, आपका हो जाएगा अमीबा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, अमीबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्जी उपकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये हम लोग का परासरण के द्वारा होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परासरण। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो पौधों के शीर्ष पर विभिजयोतक पाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभिजयोतक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए लिखा है रक्त के तरल अधात्रीय भाग को क्या कहते हैं। तो इसको प्लाज्मा कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूध उत्पादन, ठीक है। और मत्स्य क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे हमको लिख के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है। तो जो चना होता है ये रबी फसल में आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत जो लक्षण होता है वो कोशिका संरचना होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका कोशिका संरचना। क्वेश्चन नंबर 34 पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं। तो पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रायोफाइटा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 पे लिखा वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित। देखिए वेल दिखता है मछली के जैसा, रहता भी है पानी में, है ना, लेकिन यह मछली नहीं होता है, ये मछली नहीं होता है। तो वेल जो होता है वो एक तरह से स्तनपायी होता है। तो आपको 35 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वेल जो होता है वो क्या है, स्तनपायी में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, स्तनपायी, है ना। अब स्तनपायी आपको पता होगा कि जिसके अंडे ना देकर वो बच्चे देते हैं, कुछ एक्सेप्शनल को छोड़ के, तो स्तनपायी वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। इसके अलावा उनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, वो कुछ एग्जाम्पल है स्तनपायी के, ठीक है। इनके ब्लड क्या होते हैं, गर्म होते हैं, ये भी स्तनपायी में आते हैं, ठीक है, ब्लड इनके गर्म होते हैं, रक्त। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, स्तनपायी। तो वेल क्या है, मछली वर्ग में नहीं आएगा, वो स्तनपायी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें लिखा वैश्विक उष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है। तो वैश्विक उष्मन का मतलब हो गया कि जो हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी जो है गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी क्वेश्चन नंबर
6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 को। इसमें लिखा है जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होता। तो जल प्रदूषण से फेफड़ा संबंधी रोग नहीं होता, क्योंकि फेफड़ा संबंधी रोग जो होता है वो हम लोग का वायु प्रदूषण से होता है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेफड़े संबंधी रोग ये नहीं होते हैं जल प्रदूषण से, बाकी सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग में क्या अंतर है। संक्रामक रोग वो होता है जो छुआछूत से होता है, और असंक्रामक रोग होता है जो छुआछूत से नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को असंक्रामक पूछा है, तो असंक्रामक में आ जाएगा रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रतौंधी। रतौंधी छुआछूत से नहीं होता है, रतौंधी एक आँखों का बीमारी है। क्लियर यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 को। इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है। दीर्घकालिक रोग मैंने बहुत दिनों से जो होता है जो रोग, वो होता है टीबी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन दीर्घकालिक रोग का उदाहरण होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 जो आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, तो बोला है इसमें जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो मोनेरा वर्ग में आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोनेरा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो हम लोग जितना भी ऑप्शन था सभी ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझा, देखा है ना। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका जितना भी अभी आने वाला एग्जाम आपका जो 11-12 अप्रैल को आपको जो डेट दिया गया है एग्जाम का, उस एग्जाम से पहले हम लोग उस एग्जाम में जो जो आने वाला है सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला को, साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे मैथ और साइंस को भी सॉल्व करेंगे जो आपका एग्जाम से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा 9 का, हम लोग 10 वाला पोर्शन को शुरू करेंगे। तो 10 का जो मैथ वाला है पोर्शन पहले उसको शुरू करेंगे और इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा अच्छा से सारे वीडियो को मैथ बनाकर। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।